हम बात करेंगे बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर। ये वैकल्पिक प्रश्नोत्तर आपसे बीच बीच में पूछे जाएंगे, यानी कि समाज में जो अमीर वर्ग है वो निम्न वर्ग के साथ में या मध्यम वर्ग के साथ में किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो इसी प्रकार कहानी भी लिखी जा सकती है बिना किसी कथ्य के, बिना किसी पात्र के, केवल सिचुएशन को देख करके, जैसा कि उन्होंने ये लिखी है। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं पंकज शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। इसमें हम 4 चीजों पर बात करेंगे। हमने 4 बिंदु बनाए हैं इसमें। पहला है विषय वस्तु पर चर्चा, यानी कि चैप्टर का कंटेंट क्या है, हम उसमें पढ़ने क्या वाले हैं, कौन सी कहानी है, क्या कथानक है, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर। ये वैकल्पिक प्रश्नोत्तर आपसे बीच बीच में पूछे जाएंगे, तो आप लोग ध्यान से चैप्टर को सुने, एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से सुने, और जैसे ही आपको आंसर समझ में आए आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नोत्तर पर, यानी कि हमारे पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं उनसे संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे, प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से लिखे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यानी कि विगत वर्षों में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो किस प्रकार से पूछे गए हैं, उनके आंसर किस प्रकार से लिखे जाने, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लखनवी अंदाज, और जिसके लेखक है यशपाल जी। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर हम लोग शुरू करें उससे पहले मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। यूट्यूब पर एक नया चैनल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल एक ऐसा चैनल है जो 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट डेवलप किए गए हैं, इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत ही सरल और सटीक भाषा में है। इसमें आपको आपके करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से रिलेटेड और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ही अट्रैक्टिव वीडियो मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, यूट्यूब पर हाई प्रोफाइल को जरूर सर्च करें और इसमें जो वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए गए हैं उनका आप लाभ लें। धन्यवाद। अब इसी के साथ हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर को। चलिए देखते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले हम देख रहे हैं पाठ प्रवेश। पाठ प्रवेश क्या होता है? पाठ प्रवेश कंटेंट के बारे में सूक्ष्म जानकारी देने वाला एक माध्यम होता है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसका पाठ प्रवेश जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं, वैसे तो यशपाल जी ने लखनवी अंदाज, जो कि एक व्यंग है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसे अंडरलाइन कर लेना। यानी कि ये जो कथानक दिया गया है, इसमें जिस तथ्य पर बात की गई है वो एक प्रकार का व्यंग है, ठीक है। अब ये व्यंग क्या होता है? किसी भी रूढ़ि पर, किसी परंपरा पर, किसी व्यवस्था पर डायरेक्ट प्रहार न करते हुए, यानी सीधा सीधा प्रहार न करते हुए व्यंग के रूप में साहित्य का सहारा लेकर के उसे उजागर करना व्यंग होता है। तो देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना किसी कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, यानी जब तक आपके पास एक पात्र ना हो, एक कथानक आपके दिमाग में ना हो, तब तक आप कोई कहानी नहीं लिख सकते, ठीक। यह बात सिद्ध करना चाहते थे यशपाल जी, लेकिन हुआ क्या, आगे देखिए। परंतु फिर भी एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है, लेकिन फिर भी यह रचना रचित की गई यशपाल जी के द्वारा। उनका कहना था कि कोई एक पात्र होना चाहिए, कोई एक प्रॉपर स्टोरी होनी चाहिए, तब जाकर के कोई कहानी बनती है। लेकिन इसके द्वारा इन्होंने बताया, इस पाठ के द्वारा उन्होंने बताया कि ऐसा आवश्यक नहीं होता है। देखिएगा जरा, यशपाल जी उस पतन की ओर जाने वाला सामंती वर्ग पर तंज करते हैं जो असलियत से अनजान एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। यानी हमारे समाज का जो उच्च वर्ग है, जो बहुत ज्यादा प्रदर्शन में, यानी कि दिखावे में बिलीव करता है, तो वो किस प्रकार से सामान्य लोगों के साथ बिहेव करता है, उसका व्यवहार आम आदमी के साथ कैसा होता है, उसके बारे में इन्होंने इस तथ्य को उजागर किया है। यानी कि समाज में जो अमीर वर्ग है वो निम्न वर्ग के साथ में या मध्यम वर्ग के साथ में किस प्रकार से व्यवहार करता है, किस प्रकार से अपना बनावटी जीवन जीता है, उसे इन्होंने इस पाठ के माध्यम से हम लोगों को बताने का प्रयास किया है। आज के समय में भी ऐसे दूसरों पर निर्भर रहने वाली संस्कृति को देखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं विषय वस्तु पर, यानी कि हमने ये तो देख लिया भाई पाठ में हम पढ़ने क्या वाले हैं। जो समाज का सामंती वर्ग है, यानी कि जो अमीर वर्ग है, वो मध्यम वर्ग के साथ में और निम्न वर्ग के साथ में किस प्रकार से व्यवहार करता है और किस प्रकार से अपना बनावटी जीवन जीता है। तो कुल मिलाकर के पाठ प्रवेश के माध्यम से हमें ये तो मालूम पड़ गया कि ये जो रचना की गई है ये सामंती वर्ग, अर्थात समाज का जो श्रेष्ठ वर्ग माना जाता है, जो अमीर वर्ग माना जाता है, उसके साथ एक व्यंग है, ठीक। कैसा व्यंग है? हम कंटेंट पर आ रहे हैं, देखिएगा जरा। लेखक को पास में ही कहीं जाना था, यानी कि उसे कहीं यात्रा करनी थी, अपने आसपास ही कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर 2nd क्लास का टिकट लिया कि उसमें भीड़ कम होती है, वे आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नई कहानी के बारे में सोच सकेंगे। क्या कहा गया है भाई? लेखक को कहीं छोटी सी यात्रा करनी थी, थोड़ी ही दूर पर जाना था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना रेल से जाया जाए, यानी कि ट्रेन से चले। ट्रेन से चलेंगे और 2nd क्लास का उन्होंने टिकट ले लिया कि भाई उसमें बैठ करके चलेंगे तो क्या होगा, खिड़की के पास बैठेंगे और बाहर के दृश्य देखते जाएंगे, तो दिमाग में कोई नया एक विचार आएगा, कोई नया थॉट आएगा, जिससे कि मेरे को एक सब्जेक्ट मिल जाएगा कहानी लिखने का। ये सोच करके वो 2nd क्लास के डब्बे में चढ़ गए। पैसेंजर
ट्रेन खुलने को थी, लेखक दौड़कर डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बा खाली नहीं मिला। यानी सेकंड क्लास का जो उन्होंने टिकट लिया था वो उसमें जैसे ही चढ़े, ट्रेन स्टार्ट हुई, चढ़ते हुए ने ट्रेन को पकड़ा और जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होकर को सेकंड क्लास में घुसे तो उन्होंने देखा कि जो उन्होंने सोचा था कि ट्रेन का डब्बा खाली मिलेगा, खाली सीट मिलेगी, आराम से खिड़की के पास बैठ करके यात्रा करेंगे, खिड़की के बाहर देख के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेंगे, तो उसका जस्ट विपरीत हुआ। यानी कि वैसा कुछ हुआ नहीं, सेकंड क्लास में भी भीड़ थी। डिब्बा खाली नहीं मिला, डिब्बे में पहले से ही लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मारे बैठे हुए थे। सेकंड क्लास के डिब्बे में जैसे ही घुसे देखा बहुत भीड़ थी और उसमें उन्होंने देखा कि एक सीट पर एक नवाबी अंदाज में, यानी क्या एक अमीर वर्ग का एक व्यक्ति था जो कि बड़े नवाबी अंदाज में सीट पर ऑलरेडी बैठा हुआ था। उनके सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। अब वो तो क्या जगह घेर करके बैठे हुए थे, नवाब साहब जो थे वहां के जो उसमें जो ट्रेन में बैठे हुए थे, अब उनके सामने रखा हुआ था खाने के लिए खीरा रखा हुआ था, तो उन्होंने बड़े सलीके से काट करके अच्छे से एक कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर रखा हुआ था। ठीक है, अब जब लेखक उस डब्बे में चढ़े जिसमें कि ये नवाब साहब बैठे हुए थे, तो नवाब साहब को लेखक का उस डब्बे में चढ़ना अच्छा नहीं लगा। उनको मतलब एक प्रकार का डिस्टर्बेंस हुआ कि मैं तो आराम से बैठ करके जा रहा था, अब ये व्यक्ति भी आ गया तो सीट शेयर करेगा, है ना। उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा, जो कि उनके चेहरे की भाव भंगिमा यानी कि एक्सप्रेशन से लेखक को समझ में आ गया कि नवाब साहब को मेरा डब्बे में चढ़ना अच्छा नहीं लगा। ठीक, आगे देखते हैं। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सामान्यतः होता है क्या, जब आप ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो आपके साथी जो होते हैं, यानी कि आपके साथ में जो अन्य लोग यात्रा कर रहे होते हैं, उनसे आपकी जान पहचान हो जाती है, आप उनसे हाय हेलो करते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, आप कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कितनी देर की यात्रा है, ठीक है ना। इस प्रकार की सामान्य बातचीत होती है। लेकिन नवाब साहब जो कि सामंती वर्ग के थे, अमीर वर्ग के थे, तो लेखक की सामान्य वेशभूषा और लेखक को देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने लेखक से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, यानी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ना कुछ पूछा ना कुछ कहा, बस अपना काम से वो लगे रहे। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया है ताकि वह अकेले यात्रा कर सकें, यानी अकेले यात्रा करने के लिए ऐसा लेखक को अनुमान आया कि भाई ये मेरे से बात करने में दिलचस्पी ले ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने आइडिया लगाया कि ये जो साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं ऐसे फेल करके और खीरे वीरे काट करके बैठे हैं नवाबी अंदाज में, तो उन्होंने सोचा होगा कि सेकंड क्लास में जाऊंगा तो आराम से अकेला बैठ करके जाऊंगा, क्योंकि लेखक का अनुमान भी यही था कि सेकंड क्लास खाली जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये साहब भी जो है अकेले यात्रा करने के कारण से इसमें चढ़े होंगे। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे, यानी कि सफेद पोश का मतलब होता है जिसने श्वेत वस्त्र पहन रखे हो, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति जो बिल्कुल सफेद कपड़ों में रहता है, एकदम साफ स्वच्छ कपड़े, ठीक है, तो सफेद पोश व्यक्ति को इसमें यात्रा करे ये उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफर में वक्त काटने के लिए खरीदा हुआ। किसने? नवाब साहब ने। तो नवाब साहब खीरे काट के बैठे हैं, तो लेखक उस स्थिति को देख करके ये अंदाजा लगा रहा है कि नवाब साहब है, यानी कि अमीर वर्ग का कोई व्यक्ति है, सफेद पोश यानी अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, एकदम श्वेत साफ कपड़े पहन रखे हैं और बड़े नवाबी तरीके से खीरा काट करके अपने सामने रखा हुआ है। तो यानी कि उन्होंने अपना मन बहलाने के लिए, टाइम पास करने के लिए खीरा खरीदा हुआ और काट करके रख लिया, उसमें मसाला वसाला डाल लिया। आगे देखते हैं, आप किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। अब नवाब साहब ने क्या किया, मन बेमन, अब सामने लेकर बैठ तो गए थे, तो मन बेमन वो जो खीरा उन्होंने काट रखा था वो ऑफर किया, किसको? लेखक को। अब लेखक संकोच में पड़ेगा कि एक तो नवाब साहब हैं, यानी कि अच्छे खासे कपड़े पहन करके बैठे, सामंती वर्ग है, दूसरा उन्हें लेखक का ट्रेन में चढ़ना भी अच्छा नहीं लगा, तीसरा उन्होंने शुरुआत में बातचीत करने में दिलचस्पी भी नहीं दिखाई, और अब अचानक से जब उसे खीरा ऑफर कर रहे हैं तो लेखक ने सोचा कि भाई अच्छा नहीं लगेगा, इन्होंने काटा पीटा है जो भी करा है और ऊंचे वर्ग के व्यक्ति हैं तो अपन ऐसा उनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी कि उन्होंने खीरा खाने से मना कर दिया। किसका? अपने नवाब साहब का, जो ट्रेन में बैठे हुए थे, जो कि सफेद पोश थे। नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखिनियों से लेखक की ओर देख रहे थे। अब नवाब साहब का जो उन्होंने ऑफर दिया था खीरा खाने का, वो तो रिजेक्ट कर दिया लेखक ने। तो अब नवाब साहब क्या कर रहे हैं, उन्होंने भी नहीं खाया खीरा और वो खिड़की की तरफ देखने लगे, खिड़की से बाहर की ओर देखने लगे, लेकिन तिरछी नजर से वो लेखक की तरफ भी देख रहे थे, क्योंकि उनका ईगो हट हुआ था कि हम तो नवाब है, हमने इन्हें ऑफर किया, उसके बाद भी इन्होंने हमारे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि खीरा खाने का जो हमने प्रस्ताव रखा था वो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ उठाने को कहा। उन्होंने तो ऑफर किया था लेकिन लेखक ने मना कर दिया, परंतु लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। आगे देखते हैं, नवाब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर छीले, काटे और उसमें जीरा नमक मिर्च बुरककर तौलिए पर सजाते हुए पुनः लेखक से खाने को कहा। लेकिन नवाब साहब ने क्या कर रखा था, उसे बहुत साफ तरीके से खीरे को धोया, अच्छे तरीके से काटा, छीला, उसमें मसाला डाला और फिर एक बार बोला लेखक को कि आप इसका आनंद लीजिए, लुत्फ उठाइए, यानी कि आनंद लीजिए, यानी कि उन्होंने सेकंड टाइम फिर ऑफर किया
किंतु वे एक बार मना कर चुके थे। कौन? लेखक। लेखक ने पहले भी मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने दूसरी बार भी उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब होने का बहाना बनाया। किसने बनाया? लेखक ने। नवाब साहब ने जब सेकंड टाइम फिर से ऑफर किया कि आप खीरा खाइए, उसको अच्छे से काटा गया है, छीला गया है, मसाला डाला गया है, तो चूंकि लेखक पहले एक बार मना कर चुका था तो उसने दूसरी बार भी मना कर दिया। और बहाना क्या बनाया कि भाई ये खाने से उनका पेट गड़बड़ हो जाता है। तो नवाब साहब का सेकंड प्रपोजल जो था वो भी लेखक ने रिजेक्ट कर दिया। आगे देखिएगा, लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियां रईस बनते हैं। अब जो लेखक था, अब वो क्या सोच रहा है मन में कि दो बार तो लेखक को ऑफर दिया, किसने? नवाब ने, खीरा खाने के लिए। अब लेखक के मन में ये आ रहा है कि है तो नवाब, ठीक है, बड़े रुतबे के साथ में बैठे हुए, बड़े सलीके से उसको अपने खीरे को काटा है, मसाला डाला है, ऑफर कर रहे हैं, दिखने में तो बड़े आदमी लग रहे हैं लेकिन खा रहे हैं खीरा। उनके मन में विचार आया, किनके? लेखक के। तो लेखक के मन में ही सोचा कि मियां रईस बनते, लेकिन लोगों की नजर से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब खीरे की एक एक फांक को उठाकर होठों तक ले गए, उसको सूंघा। खीरे की स्वाद का आनंद में उनकी पलकें मुंद गई, मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार एक एक करके फांक को उठाकर सूंघते और फेंकते। अब क्या हुआ? लेखक को फर्स्ट ऑफर दिया खीरा खाइए, नवाब साहब के प्रपोजल को उन्होंने, रिक्वेस्ट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। किसने? लेखक ने। सेकंड टाइम फिर नवाब साहब ने बोला कि ये बहुत सलीके से काटे गए हैं, बहुत अच्छा मसाला डाला गया है, और लेखक को ऑफर किया कि आप खाइए। लेखक ने पेट का बहाना बना करके मना कर दिया। तो अब नवाब साहब ने क्या किया? उनको बुरा लगा तो उन्होंने क्या किया, जो खीरा कटा हुआ था उसकी एक फांक को उठाया, उसके मसाले को सूंघा, जिसके कारण उनके मुंह में पानी आ गया। लेकिन अब चूंकि खीरे की बुराई कर चुके थे लेखक और इससे नवाब साहब का ईगो हर्ट हो गया, तो उन्होंने क्या किया, उस फांक को उठाया, सूंघा और खिड़की के बाहर फेंक दिया। और इस प्रकार से दिखाने की कोशिश की कि केवल उसकी खुशबू से ही इनका पेट भर गया, जबकि नवाब साहब के मुंह में उस खीरे के कारण से पानी आ गया था। अब उन्होंने खाया क्यों नहीं? खाया इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि जब लेखक जैसा सामान्य व्यक्ति खीरे को मना कर सकता है, यानी ये इतनी साधारण सी चीज है कि कोई सामान्य व्यक्ति खाना पसंद ही नहीं कर सकता, तो मैं तो नवाब हूं, मैं कैसे खा लूं? तो उन्होंने अपनी ईगो को बरकरार रखने के लिए, अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए क्या किया, उसको उठाया, खीरे को सूंघा, उसका आनंद लिया और इतना आनंद लिया कि आंखें मूंद गई और फिर उसको खिड़की के बाहर फेंक दिया। कितनी अजीब घटना है ना। किसके लिए किया नवाब साहब ने ऐसा? अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, ये बताने के लिए कि अगर कोई साधारण आदमी खीरा पसंद नहीं करता तो मैं तो नवाब हूं, मैं कैसे खा लूंगा, इस बात को पुष्ट करने के लिए। ठीक, आगे देखते हैं। सारी फांकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथ और होठों को पोंछ लिया, यानी कि उसको उठाया, सूंघा और बाहर फेंक दिया। ऐसा करके जब खीरा पूरी तरीके से बाहर फेंक दिया गया तो उन्होंने अपने तौलिए को उठा करके अपने हाथ पोंछे। लेखक की ओर देखा और इस नायाब इस्तेमाल से थककर लेट गए। लेखक की तरफ देखा कि तुमने नहीं खाया तो हमने भी नहीं खाया, तुम जैसा साधारण व्यक्ति अगर खीरे को पसंद नहीं करता, बहाना बना सकता है, तो हम तो नवाब है, तो हमने तो केवल उसकी खुशबू ली और उसी से हम तृप्त हो गए और हमने सारा बाहर फेंक दिया। ये सोच करके नवाब साहब वहां पर आराम से लेट गए। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने से क्या पेट भर सकता है। तभी नवाब साहब ने डकार ले ली और बोले, खीरा होता है लजीज पर पेट पर बोझ डाल देता है। लेखक ने क्या करके रिजेक्ट किया था उनका प्रपोजल कि भाई खीरा खाने से मेरा पेट खराब होता है। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए नवाब साहब अपने अहम को, यानी अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बोलते हैं लेखक से क्या, कि ये जो खीरा है वैसे तो बड़ा अच्छा होता है, खुशबू भी अच्छी आती है, मसाला डाल दो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये नाजायज ही पेट में बोझ बढ़ाता है, यानी खीरा खाने से नुकसान ही होता है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि खीरा जो था पहले ही एक सामान्य व्यक्ति यानी कि जो लेखक था वो रिजेक्ट कर चुका था। तो नवाब ने अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए बोला कि वैसे तो अच्छा होता है खीरा, लेकिन ये पेट में बोझ बढ़ाता है, यानी किसी ना किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, नवाब साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ताकि लेखक को लगे कि ये नवाब हैं और यही इनके जीवन जीने का तरीका है, या हम साधारण भाषा में कहें तो नवाब साहब अपना दिखावटी जीवन बता रहे हैं। ठीक है, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए जो वो दिखावा करते हैं ना, उसके बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। देखिएगा, यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे के गंध से पेट भर जाने की डकार आ जाती है तो बिना विचार घटनाओं पात्रों के इच्छा मात्र से नई कहानी बन सकती है। यहां से लेखक को क्लिक हुआ एक विचार कि जब खीरे को खाए बिना केवल सूंघने से पेट भर सकता है और डकार आ सकती है, तो इसी प्रकार कहानी भी लिखी जा सकती है बिना किसी कथ्य के, बिना किसी पात्र के, केवल सिचुएशन को देख करके, जैसा कि उन्होंने ये लिखी है। देखो कमाल की चीज, ध्यान से सुनना।
बात यह है कि यहां पर अंतिम पंक्तियों में लेखक ये बोल रहे हैं कि जब बिना खाए पिए यानी बिना खीरे को खाए नवाब साहब डकार ले सकते हैं और ये दिखा सकते हैं कि हमारा पेट भर गया है, हम नवाब हम केवल ऐसे ही लुत्फ उठाते हैं, तो निश्चित रूप से कहानी को लिखने के लिए भी किसी पात्र की आवश्यकता नहीं होती है, वो किसी भी सिचुएशन पर लिखी जा सकती है, जैसा कि लेखक ने यहां पर लिखा है। प्यारे बच्चों, कमाल की घटना है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कहानी को इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि एक ट्रेन में लेखक जब चढ़े तो उन्होंने देखा कि सामने नवाब साहब बैठे हुए हैं बहुत अच्छी तरह से फेल करके, और उन्होंने अपने सामने खीरा रखा हुआ है। यहां तक समझ में आया? उसके बाद उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो ट्रेन में चढ़े तो नवाब साहब को ये अच्छा नहीं लगा कि एक आम आदमी उनके सामने आकर के बैठ गया, लेकिन फिर भी थोड़ी देर में उन्होंने जैसे तैसे करके जो उनके पास खीरा था वो ऑफर किया किसको, लेखक को, कि वो खाए। लेखक ने मना कर दिया कि साहब मुझे खाना नहीं है। उन्होंने सेकंड टाइम फिर ऑफर दिया कि भाई तुम खाओ इसको, तो उन्होंने बोला साहब मेरा पेट खराब हो जाता है इसलिए मैं खीरा नहीं खाता। अब क्या हुआ, नवाब साहब का ईगो हर्ट हो गया, उन्हें लगा कि ये सामान्य व्यक्ति सामान्य खीरा है इसलिए उसे खा नहीं रहा है, तो मैं क्यों खाऊं क्योंकि मैं तो नवाब हूं। तो उन्होंने क्या किया, वो जो खीरा काटा था उसकी फांक को उठाया, सूंघा, खिड़की के बाहर फेंकते गए और डकार ले ली कि सूंघने से मेरा तो पेट भर गया। यहां पर इस व्यंग्य के माध्यम से नवाब साहब या सामंती वर्ग के जो जीवन जीने का तरीका है, जो उनकी लाइफ स्टाइल है, जो कि दिखावे से भरी हुई है, उसके ऊपर व्यंग्य किया है कि जिस प्रकार से नवाब साहब केवल खीरे को सूंघते और उनका पेट भर गया और उन्होंने डकार भी ले ली, इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कहानी लिखना चाहता है तो ये जरूरी नहीं होता कि उसके लिए कोई कथ्य हो, कोई पात्र हो, वो सिचुएशन पर बेस्ड भी लिखी जा सकती है। समझ आया? इन शॉर्ट मैंने आपको बताया है, तो इस पर आधारित ये यशपाल जी की रचना है। ठीक है, इसे हमने कहा है क्या, लखनवी अंदाज। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, चैप्टर में इन शॉर्ट भी मैंने आपको बताया और इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी हम लोगों ने पढ़े। प्यारे बच्चों, अब मैं नेक्स्ट स्लॉट पर आऊं उससे पहले कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न ये है कि इस चैप्टर के राइटर कौन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि ये किस प्रकार की रचना है। पहला क्वेश्चन, इस चैप्टर के राइटर कौन है, अगर आपको उनका नाम याद है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि ये किस प्रकार की रचना है, यानी कि ये निबंध है या ये सामान्य पाठ है या कहानी है, ये किस प्रकार की रचना है। ठीक है, इसका आंसर अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। दोनों प्रश्नों को ध्यान से सुने और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। अब हम आगे चल रहे हैं, अब हम बात करें नेक्स्ट स्लॉट पर। यह है अगला हमारा अभ्यास प्रश्नोत्तर। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, उनकी भाषा कैसी है और उनको हम कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, प्रश्न नंबर 1, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। यानी कि उन्होंने काटा पीटी कर ली खीरे की सब और फिर खाया नहीं, केवल सूंघ करके बाहर फेंक दिया। तो लेखक ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि ये उनके किस प्रकार के स्वभाव को बताता है, किसके, नवाब साहब के। तो आंसर देखिए, बिल्कुल सामान्य भाषा में लिखा है, नवाब साहब ने यत्न पूर्वक खीरा काटकर नमक मिर्च छिड़का और सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका ऐसा करना उनकी नवाबी ठसक दिखाता है। नवाबी ठसक यानी कि एक प्रकार का अहंकार दिखाता है। वो ये मानते हैं कि मैं नवाब हूं, जब एक सामान्य व्यक्ति ने खीरा नहीं खाया तो मैं क्यों खाऊं, तो उन्होंने केवल सूंघा और बाहर फेंक दिया। नवाबी ठसक यानी कि एक प्रकार का अहंकार कि मैं समृद्ध हूं या मैं नवाब हूं, ऐसी सोच। ठीक, आगे देखते हैं। लोगों के कार्य व्यवहार से हटकर अलग कार्य करने, अपनी नवाबी दिखाने की कोशिश करते हैं। लोग क्या करते हैं, हम सबकी समाज में ज्यादातर हमने देखा होगा, अपने आसपास के परिवेश में भी, कि जो लोग हैं नहीं वास्तव में उससे ज्यादा बढ़ करके दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी कि सामान्य व्यक्ति में भी ये आदत होती है कि वो दिखावा करता है, जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है, जो उसका जीवन जीने का स्तर है, वो उससे श्रेष्ठ दिखाना चाहता है। तो यहां पर भी वही बात की गई है कि जो नवाब साहब है उनका जो स्तर है वो उससे भी ऊंचा स्तर अपना दिखाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इस प्रकार से किया, खीरे को काटा पीटा, अच्छी तरह से मसाला डाला, सूंघा और बाहर फेंक दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं तो नवाब हूं, जब सामान्य व्यक्ति नहीं खा रहा तो मैं क्यों खाऊं, ऐसा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश की, नवाबी ठसक दिखाने की कोशिश की है। आगे देखें, उनका ऐसा करना उनके अमीर स्वभाव और नवाबीपन दिखाने की प्रकृति या स्वभाव को इंगित करता है। यानी कि उनके द्वारा किया गया ये क्रियाकलाप, यानी जो एक्टिविटी उन्होंने वहां पर की, काटा पीटा, खाया नहीं, सूंघ करके बाहर फेंक दिया, वो ये बताता है कि वो अपने आप को उच्च वर्ग का समझते हैं, सामंती वर्ग का समझते हैं। और इस घटना के माध्यम से उन्होंने अपने अंदर का जो नवाबीपन है वो दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, और अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश की है। तो ये दो चीजें जो हैं इंगित करती हैं, इसी कारण से उनके स्वभाव में दिखावा है और नवाबीपन है, यानी कि ठसक है, उनके अंदर अहंकार है हल्का सा। इसी कारण से उन्होंने क्या किया, खीरे को बाहर फेंक दिया। तो इस प्रश्न के अंदर यही बात यहां पर बताई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना उसको।
इसके बाद देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, बिना विचार घटनाओं पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी विचार के इर्द गिर्द ये पूरी घटना घूमती है। तो इसमें लिखा है बिना विचार घटनाओं पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? जैसा कि लास्ट में यशपाल जी ने इस चैप्टर में कहा है, तो आप उस विचार से कहां तक सहमत हैं? आंसर देखते हैं इसका। लेखक का मानना है कि बिना विचार घटनाओं पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है, अर्थात विचार घटनाओं पात्र के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती है। मैं लेखक के इन विचारों से पूर्णतया सहमत हूं। ठीक है, आगे। वास्तव में कहानी किसी घटना विशेष का वर्णन ही तो है। इसका कारण क्या था, कब घटी, परिणाम क्या रहा था, तथा इस घटना से कौन कौन प्रभावित हुए आदि का वर्णन भी कहानी में मिलता है। यानी कहानी लिखने के लिए इस प्रकार के तथ्य चाहिए होते हैं, किरदार क्या है, क्या और उनकी इर्द गिर्द कहानी क्या बुनी गई है, किस प्रकार के डायलॉग्स हैं और वो उद्देश्य क्या है उसका, वो सारी बातें होनी चाहिए। ठीक है, अतः किसी कहानी के लिए विचार घटना और पात्र बहुत ही आवश्यक होते हैं। यानी कि आप अगर कहानी बना रहे हैं तो उसका एक सिस्टमेटिक प्लान होता है, कैरेक्टर्स डिसाइड होते हैं, कहानी की पूरी रूपरेखा बनती है ना, स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, संवाद लिखे जाते हैं, तब जाकर कहानी बनती है। तो यहां पर यह बात यहां पर व्यक्त करने की कोशिश की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी के साथ अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। सनक होना यानी कि किसी काम को करने की बहुत ज्यादा लगन होना, और इस हद तक होना कि कितना भी नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें वो काम करना ही है। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं ना, सन की आदमी किसी एक काम के पीछे पड़ जाए तो पीछा नहीं छोड़ता, इस प्रकार की सनक की बात की गई है। तो आंसर देखिएगा, हाँ सनक का सकारात्मक रूप भी होता है। अगर आपकी सनक सही दिशा में है, अगर आप सही पथ पर चल रहे हैं, आपका उद्देश्य ऊंचा है, तो आपकी सनक वहां पर सकारात्मक होती है। ठीक, आगे। प्रसिद्ध व्यक्तियों, वैज्ञानिकों की सफलता के पीछे उनकी सनक ही होती है। वैज्ञानिकों के बारे में हम जानते हैं ना, एक बार किसी चीज के आविष्कार को लेकर के, किसी अनुसंधान को लेकर के, किसी खोज को लेकर के जब वो लग जाते हैं तो वो तब तक उससे पीछे नहीं हटते जब तक कि उसका निष्कर्ष वो निकाल नहीं लेते, यानी जब तक वो आविष्कार, वो खोज, वो अनुसंधान पूर्ण नहीं कर लेते। तो अगर सकारात्मक दिशा की ओर हो तो सनक लाभदायी होती है। आगे देखिएगा, वे अपनी सनक के कारण ही अपना लक्ष्य पाए बिना नहीं रुकते, नहीं रह सकते। कौन? वैज्ञानिक। ठीक है, बड़े व्यक्ति, विचारक, जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वो नहीं रुकते। सबसे सटीक और सशक्त उदाहरण है वैज्ञानिक। आगे देखते हैं, बिहार के दशरथ मांझी का शानदार एग्जाम्पल लिया है। बिहार के दशरथ मांझी के बारे में हम सबने सुना है, उनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी। उन्होंने क्या किया, उनको ऐसी सनक आई, उनके जीवन में कैसी दुखद घटना घट गई कि उस घटना ने उनके पूरे जीवन को हिला दिया। तो दशरथ मांझी ने क्या किया, पूरे एक पहाड़ को काटा, अकेले ही पूरे पहाड़ को काट करके एक रास्ता बना दिया। कितने कमाल की घटना थी। उस समय लोगों ने उन्हें पागल कहा, सनकी कहा, किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन दशरथ मांझी की जो सनक थी वो सकारात्मक दिशा की ओर थी और वो लगे रहे। बहुत सारी परेशानियां उन्होंने झेली, बहुत तरह की तकलीफों का सामना किया, लेकिन वो लगे ही रहे और अंततोगत्वा क्या हुआ, उन्होंने उस पहाड़ को काट करके रास्ता निकाल दिया, जिससे कि आसपास के गांवों को बहुत लाभ हुआ। ठीक, तो ऐसे कैरेक्टर का नाम दिया दशरथ मांझी ने। अपनी सनक के कारण ही पहाड़ काटकर ऐसा रास्ता बना दिया जिससे वजीरगंज अस्पताल की दूरी सिमटकर 1/4 रह गई थी। ठीक है, अपनी सनक के कारण वे भारतीय माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। अगर आपकी सनक सकारात्मक दिशा की ओर है तो आप दशरथ मांझी जैसे बन जाते हैं, जिनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है, जो कि लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो जाते हैं। ठीक है, और भारत में उन्हें किस नाम से जानते हैं? भारतीय माउंटेन मैन। माउंटेन मैन यानी कि जिसने पूरे पहाड़ को काट करके बीच में से एक रास्ता निकाल दिया, जिससे क्या हुआ, आसपास के गांव के लोगों को बड़ा लाभ हुआ। जो दूरी थी हॉस्पिटल तक जाने की वो कम हो गई। तो सनक यानी कि सही दिशा की ओर हो तो सकारात्मक होती है। आगे देखते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर, यानी विगत वर्षों में इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन कैसे थे और क्या पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, लेखक उस नवाब साहब के बारे में कैसे अंदाजा लगाने लगे कि उन नवाब साहब को किस तरह की परेशानी और हिचकिचाहट हो रही होगी। ठीक, आंसर देखते हैं। लेखक सोचने लगे कि हो सकता है कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने के अंदाजे से और बचत करने के विचार से 2nd क्लास का टिकट खरीद लिया हो। भाई नवाब साहब थे तो 1st क्लास के डब्बे में जा सकते थे, लेकिन 2nd क्लास में बैठे थे। तो लेखक ने जैसे उनको देखा तो उनको लगा कि भाई हो सकता है नवाब साहब तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इन्होंने पैसा बचाने के लिए, थोड़ा शांति से यात्रा करने के लिए, अकेले यात्रा करने के लिए 2nd क्लास का टिकट ले लिया होगा। आगे देखते हैं।
और अब उनको यह सहन नहीं हो रहा होगा कि शहर का कोई सफेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति उन्हें इस तरह बीच वाले दर्जे में सफर करता देखे। कहने का तात्पर्य यह है कि नवाब साहब लोग हमेशा प्रथम दर्जे में ही सफर करते थे और उन नवाब साहब को लेखक ने दूसरे दर्जे में सफर करते हुए देख लिया था। जैसे कि हमने बात की थी ना कि जैसे ही लेखक चढ़े सेकंड दर्जे में और नवाब साहब की ओर देखा तो नवाब साहब का रिस्पांस अच्छा नहीं था। नवाब साहब ने लेखक से बात तक करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो नवाब साहब को यह बुरा लग रहा था कि इस व्यक्ति ने यानी इस लेखक ने मुझ जैसे नवाब को, जो कि हमेशा अव्वल दर्जे में या कहेंगे फर्स्ट दर्जे में, प्रथम दर्जे में यात्रा करते हैं, वो आज सेकंड दर्जे के डब्बे में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं। तो इस लेखक ने यानी सामान्य व्यक्ति ने मुझे सेकंड दर्जे में यात्रा करते हुए देख लिया। नवाब साहब को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। या फिर हो सकता है कि अकेले सफर में वक्त काटने के लिए ही उन नवाब साहब ने खीरे खरीदे होंगे। अब नवाब साहब फल फ्रूट खाने वाले, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान व्यंजन खाने वाले और खीरे काट करके रखे हुए हैं, तो उनको यह भी संकोच हुआ कि मैं तो हूं नवाब और खा रहा हूं मैं खीरे, और जब मैं ऑफर कर रहा हूं लेखक तो लेखक मना कर रहा है। तो ये चीज भी थी जो कि नवाब साहब को संकुचित कर रही थी, ऐसा लेखक अंदाजा लगा रहे हैं। आगे देखिए, उन नवाब साहब ने खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति अर्थात लेखक के सामने खीरा कैसे खाएं यह सोचकर ही शायद उन्हें परेशानी हो रही होगी। तो बेसिकली परेशानी क्या हो रही थी नवाब साहब को? नवाब साहब को परेशानी ये हो रही थी, एक तो वो सेकंड दर्जे के डब्बे में बैठे थे, जबकि नवाब थे तो फर्स्ट दर्जे में यात्रा करनी चाहिए थी। दूसरा, उन्हें सेकंड दर्जे में यात्रा करते हुए लेखक जैसे सामान्य व्यक्ति ने देख लिया तो वो संकुचित हो गए, यानी हेजिटेट हो गए, हिचकिचाहट आ गई उनके अंदर। फिर तीसरी बात क्या हुई कि जो खीरे कटे थे तो नवाब साहब खीरे खा रहे थे, तो उनको वो भी बुरा लग रहा था कि मेरे जैसा नवाब इतना साधारण सा फल खा रहा है। और फिर क्या हुआ, जब उन्होंने वो ऑफर किया लेखक को तो लेखक ने मना कर दिया। तो ये जो 3-4 घटनाएं नवाब साहब के साथ वहां पर हुई वो उन्हें हिचकिचाहट में डालने वाली थी, यानी संकुचित करने वाली थी। ये बात यहां पर कही गई। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले लोगों के खीरे के इस्तेमाल का तरीका कैसा है? आंसर देखते हैं। सभी लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले लोगों के खीरे के इस्तेमाल का तरीका तो जानते ही हैं। वे अपने ग्राहक के लिए जीरा मिलाकर नमक और पिसी हुई लाल मिर्च को कागज आदि में विशेष प्रकार से लपेटकर ग्राहक के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। यानी कि जो खीरे बेचने वाले हैं वो अपने खीरों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, उनको छीलेंगे अच्छी तरीके से, प्रॉपर उनके स्लाइस करेंगे, उनको काटेंगे, फिर उसमें नमक मिर्ची बुड़केंगे और फिर सलीके से उसको बेचेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्टेशन पे जो छोटी छोटी दुकानें होती है ना, या छोटे छोटे ऐसे ठेले चलते हैं जिनपे ये फल फ्रूट्स बिकते हैं, तो वो लोग अपने जो उनके पास जो खीरा है उसे किस प्रकार से बेचते हैं, तो यहाँ पर उसके बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लेखक नवाब साहब के खीरे काटने के तरीके देखकर क्या सोचने लगे? जो नवाब थे ना तो बड़े स्टाइलिश तरीके से काम कर रहे थे, खीरे काटने जैसी चीजों को भी वो बड़े स्टाइलिश तरीके से कर रहे थे, ऐसा मतलब उसमें भी वो अपना नवाबीपन दिखा रहे थे। तो क्या था आंसर? लेखक आंखों के कोनों से अर्थात तिरछी नजरों से नवाब साहब को खीरे काटते हुए देखकर सोच रहे थे, मियां बड़े आदमी बनते हैं लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। यानी कि वैसे तो कहने को नवाब साहब हैं, नवाबी है इनके अंदर, नवाबी ठसक है इनके अंदर, लेकिन सामान्य लोगों की नजरों से बचने के लिए क्या कर रहे हैं कि खीरे जैसी सामान्य चीज को भी बड़े तरीके से काट रहे हैं ताकि उनका नवाबीपन बिगड़े नहीं, वो बना रहे। आगे, अर्थात नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट ही इस ख्याल से लिया होगा ताकि कोई उनको खीरा खाते ना देख ले। नवाब साहब फर्स्ट क्लास में जाने वाले सेकंड क्लास में बैठे इसलिए होंगे ताकि कोई उनको खीरा खाते हुए नहीं देख रहे, ऐसा लेखक सोच रहे हैं। लेकिन अब लेखक के ही सामने इस तरह खीरे को खाने के लिए तैयार करते समय अपना स्वाभाविक व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है, अब खीरे तो खाने हैं नवाब साहब को, तो उन्होंने क्या किया, बड़े स्वाभाविक तरीके से जैसे कोई सामान्य व्यक्ति होता है वैसा बिहेव करके खीरे को काट के नमक वमक डाल करके ऑफर कर रहे हैं, खाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि उनके अंदर जो नवाबी ठसक है वो ठसक निकल नहीं रही है, लेकिन अब उन्हें खाना है खीरा क्योंकि भूख लगी है, तो वो उसी क्रियाकलाप को बड़े सिस्टमेटिक वे में कर रहे हैं ताकि कोई उन्हें सामान्य व्यक्ति नहीं समझे, क्योंकि है तो वो क्या, नवाब साहब जो कि फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठते हैं, लेकिन आज वो सेकंड क्लास में बैठ गए हैं। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नवाब साहब की कौन सी बात सुनकर लेखक ने मन ही मन कहा कि ये नई कहानी के लेखक, और क्यों? यानी कि लेखक को क्यों लगा कि ये मेरी कहानी का कैरेक्टर है, अब मैं जो नई कहानी लिखूं उससे कैरेक्टर, तो ऐसा क्यों लगा? आंसर देखिएगा, लेखक सोच रहे थे कि जिस तरह नवाब साहब ने खीरे का इस्तेमाल किया उससे केवल खीरे के स्वाद और खुशबू का अंदाजा लगाया जा सकता है। खीरा बढ़िया था, जब काटा गया सलीके से, मसाला डाला गया तो उसमें से खुशबू आने लगी। आगे देखिएगा, उससे पेट की भूख शांत नहीं हो सकती थी,
परंतु नवाब साहब की ओर से ऊंचे डकार का शब्द ऐसे सुनाई दिया जैसे उनका पेट भर गया हो। अब क्या हुआ, लेखक ने तो खाया नहीं खीरा, नवाब साहब खाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको इंसल्ट फील हो रही थी, तो उन्होंने उसको सूंघ करके बाहर फेंक दिया और ऐसे डकार मारी जैसे सूंघने से पेट भर गया हो। ठीक, आगे देखते हैं। नवाब साहब ने लेखक की ओर देखकर कहा कि खीरा होता तो बहुत स्वादिष्ट है लेकिन जल्दी पचने वाला नहीं होता और साथ ही साथ बेचारे बदनसीब पेट पर बोझ डाल देता है। नवाब साहब की ऐसी बातें सुनकर लेखक कहते हैं कि उनके ज्ञान चक्षु खुल गए, अर्थात लेखक को जो बात समझ नहीं आ रही थी अब समझ में आ रही थी। यानी कि लेखक द्वारा खीरे न खाने के कारण नवाब साहब को भी खाने में संकोच हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, खीरे के अंदर कमियां बताना शुरू कर दिया कि खाने में बढ़िया लगता है, स्वाद आता है, लेकिन पेट को खराब करता है, पेट का बोझ बढ़ाता है। तो लेखक जो बैठे बैठे सोच रहे थे कि नवाब साहब अब खीरा खाएंगे और कैसे खाएंगे, हैं तो अव्वल दर्जे के लेकिन सेकंड क्लास में बैठे हुए हैं, तो ये बात उनको अब समझ में आई कि खीरा खाने में नवाब साहब को संकोच हो रहा है, इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि खीरा खाने से पेट में बोझ बढ़ता है, नाजायज बोझ बढ़ता है। ठीक, आगे देखते हैं। नवाब साहब की बात सुनकर लेखक ने मन ही मन कहा कि ये नई कहानी के लेखक हैं, उनको पात्र मिल गया, क्योंकि लेखक के अनुसार अगर खीरे की सुगंध और स्वाद का केवल अंदाजा लगाकर ही पेट भर जाने पर डकार आ सकती है, तो बिना विचार, बिना किसी घटना और पात्रों के लेखक के केवल इच्छा करने से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। यानी कि उसे बड़ा मन में एक तो एक प्रकार की हंसी भी आई लेखक को कि ये नवाब साहब क्या बोल रहे हैं कि सूंघ करके पेट भर गया और डकार भी ले रहे हैं, तो इस हिसाब से तो मेरे पास कोई कैरेक्टर नहीं हो, कोई कहानी नहीं हो, कोई संवाद नहीं हो, तभी मैं कहानी लिख सकता हूं इस हिसाब से। तो इस प्रकार की बात वो कह रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 लखनवी अंदाज जो है समाप्त होता है। विषय वस्तु पर हमने बात करी, इसकी हमने कंटेंट देखा, बड़ा क्लासिक कंटेंट था, मजेदार था, व्यंग्यात्मक रचना है ये, है ना। व्यंग किया गया है, किसके ऊपर किया गया है, सामंती वर्ग। सामंती वर्ग यानी कि समाज में जो अपने आप को हाई सोसाइटी का समझते हैं ना, वो जो दिखावा करते हैं, उसके ऊपर व्यंग किया गया है। दूसरा, हमने अभ्यास प्रश्नोत्तर देख लिए, इसके चैप्टर में जो दिए गए हैं उन पर हमने चर्चा करी। हमने विगत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करी और बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर में हमने आपसे पूछा है कि इसके लेखक कौन है। इस चैप्टर जो हमने पढ़ा है इसके लेखक कौन है, तुरंत कमेंट में लिख करके इसका आंसर दीजिए। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछ रहा हूं आपसे, जिसके बारे में अभी हमने बात की है कि ये किस प्रकार की रचना है। मैंने अपने दोनों क्वेश्चन रिपीट कर दिए। पहला आप बताएंगे ये किसकी रचना है कमेंट बॉक्स में लिख करके, और दूसरा आप बताएंगे कि ये रचना किस प्रकार की, यानी हिंदी की किस शैली में ये लिखी गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लखनवी अंदाज हमारा ये चैप्टर यहां पर समाप्त होता है। इसे मैं समाप्त करूं इससे पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि YouTube पर एक नया चैनल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें जो कंटेंट डेवलप किया गया है वो आप लोगों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है और आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड है, करियर काउंसलिंग हो, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो, या जीके से रिलेटेड हो, या करंट अफेयर से रिलेटेड हो। इस पर जो कंटेंट दिया गया है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ऑथेंटिक और सरल सटीक भाषा में दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, हम YouTube पे कई सारे चैनल देखते हैं, आप एक बार हाई प्रोफाइल को भी जरूर देखें। आप पक्का मानिए कि हाई प्रोफाइल को जब आप देखेंगे तो आपको इसके ऊपर इतने अट्रैक्टिव वे में बने हुए वीडियोस मिलेंगे जिनको देख करके आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो प्यारे बच्चों, जरूर सर्च करें हाई प्रोफाइल को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।